तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है। इस लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी को कंप्लीट हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, अब ये सारा का सारा मैंने एक्सपेरिमेंट यहां पे बनाया हुआ है, ये बाद में आपको समझाया जाएगा। पहले मैं कुछ वर्क बताता हूं आपको कि किया क्या गया यहां रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी में। 1896 की बात है, याद रखिए। इन 1896 एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था हेनरी बेकरवेल। हेनरी बेकरवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, समझिए, आराम से समझने की कोशिश कीजिए, सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1896 में हेनरी बेकरवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूरेनियम का साल्ट लिया। ठीक है, यूरेनियम एक एलिमेंट है, आपने नाम सुना है क्लास 10th में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उन्होंने क्या किया, यूरेनियम के साल्ट्स पे स्टडी करना शुरू किया, यूरेनियम की साल्ट्स की प्रॉपर्टी स्टडी करना शुरू की। और यूरेनियम की साल्ट की प्रॉपर्टी स्टडी करके उन्होंने एक फिनोमेना डिस्कवर किया, जिस फिनोमेना का नाम है रेडियो एक्टिविटी। जिस फिनोमेना का नाम है रेडियो एक्टिविटी। बस बात याद रखिए कि 1896 में यूरेनियम साल्ट्स पे हेनरी बेकरवेल ने स्टडी की, यूरेनियम साल्ट्स की प्रॉपर्टीज पे हेनरी बेकरवेल ने स्टडी की और फिनोमेना एक्सप्लेन किया रेडियो एक्टिविटी का। और वहां से हमें रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना डिस्कवर हुआ, यूरेनियम साल्ट से रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हुई। अब कैसे हुआ, जरा वो समझने की कोशिश करेंगे आप आराम से। देखिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया यूरेनियम का साल्ट लिया, कुछ पीसेस लिए यूरेनियम के साल्ट के, और यूरेनियम के साल्ट को उन्होंने एक रैप किया ब्लैक पेपर के बीच। ठीक है, यूरेनियम साल्ट लिया और यूरेनियम साल्ट रैप किया ब्लैक पेपर के बीच, और उसको यूरेनियम साल्ट को ब्लैक पेपर के बीच रैप करके ड्रॉर के बीच डाल दिया। ठीक है, ड्रॉर के बीच रखा, और जिस ड्रॉर के बीच रखा उस ड्रॉर में एक फोटोग्राफिक प्लेट भी रखी थी। फोटोग्राफिक प्लेट एक ऐसी प्लेट होती है, बार बार कह चुका हूं मैं आपको, जो कि इमेज बनाने के लिए होती है। ठीक है, अब यूरेनियम साल्ट को ब्लैक पेपर के बीच रखा और ड्रॉर के बीच डाला, उस ड्रॉर के बीच फोटोग्राफिक प्लेट भी डाली, और जैसे ही ये सब कुछ किया और ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने एक रूम में ये सब रखा, और रूम हमारा डार्क रूम था, रूम भी अंधेरे वाला था, कोई लाइट नहीं थी, ना ही ड्रॉर के बीच लाइट थी, ड्रॉर के बीच भी लाइट नहीं थी, रूम में भी लाइट नहीं थी, मोर ओवर यूरेनियम साल्ट भी ब्लैक पेपर के बीच था। ठीक है, अब क्या किया, उन्होंने रूम बंद कर दिया, और ये कुछ दिन तक उन्होंने ये सब कुछ किया, रखा, देखा, वेट करते रहे। 5, 6, 7 दिन तक उन्होंने देखा। कुछ देर के बाद वो आए, कुछ दिनों के बाद वो आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूम खोला, ड्रॉर खोला, और ड्रॉर खोलने के बाद क्या देखते हैं कि हमारी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ इमेजेस बनी हुई थी। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्ट हुई थी, मतलब जैसी हमने रखी थी वैसी नहीं थी। फोटोग्राफिक प्लेट आर अफेक्टेड बाय द यूरेनियम साल्ट, वो वाला यूरेनियम साल्ट जो कि हमने ब्लैक पेपर के बीच उसी ड्रॉर के बीच रखा हुआ था। ठीक है, अब ऐसा उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या कारण है, मैं तो एक फोटोग्राफिक प्लेट जो मैंने रखी है वो मैंने एक ब्लैक रूम के बीच रखी हुई है, ये यूरेनियम साल्ट ब्लैक रूम के बीच है, ड्रॉर के बीच है, मोरओवर ब्लैक पेपर के बीच है, ना ही कहीं बाहर से कुछ रेज आ रही हैं, ना ही कुछ लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, फिर भी ये रेज निकाले जा रहा है और रेज निकाल रहा है और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फेंक रहा है। ऐसा कारण क्या है कि ये रेज निकाल रहा है? चलो मानते हैं कि रेज निकलती हैं, लेकिन रेज तो तब निकलती हैं जब कोई लाइट पड़ती है, जब कोई हीट पड़ती है। ना कोई हीट, ना कोई लाइट, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये रेज निकाले जा रहा है। ऐसा कारण क्या है? तो उन्होंने ये सब सोचने के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने कंक्लूड किया कि कुछ रेडिएशन हैं जो कि ये साल्ट यहां से निकाल रहा है और निकाल के फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फेंक रहा है। ठीक है, और उन्हीं रेडिएशन को उन्होंने नाम दिया रेडियो एक्टिव रेडिएशन। रेडियो एक्टिव रेडिएशन उन्होंने, बेकरवेल ने नाम दिया कि कुछ रेडिएशन है जो यूरेनियम साल्ट निकालता है, और उन्हीं रेडिएशन को रेडियो एक्टिव रेडिएशन कहा, और अपने नाम की वजह से उसको एक और नाम भी दे दिया, बेकरवेल रेडिएशन। क्या? बेकरवेल रेडिएशन। रेडियो एक्टिव रेडिएशन भी बोल सकते हैं, या बेकरवेल रेडिएशन भी हम इसे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डेफिनेशन दी, या उन्होंने एक कंक्लूड किया, फाइनली उन्होंने कंक्लूजन दिया। उन्होंने कहा कि यही फिनोमेना, जिस फिनोमेना के बेस पे एमिशन होती है रेडिएशन की, एमिशन मतलब निकलती है रेडिएशन,
एमिशन होती है रेडिएशन की बाय सर्टेन एलिमेंट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय सर्टेन एलिमेंट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ऐसा फिनोमिना जिसमें कुछ एलिमेंट एमिट करें रेडिएशन को, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। एंड सच सब्सटेंस, और वो वाले सब्सटेंस जो कि एमिट करते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। वो वाले सब्सटेंस जो कि एक्टिव रेडियो एक्टिव रेडिएशन एमिट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। याद रहेगा आपको, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और इस पूरे के पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। बस ये बात थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से सब्सटेंस सर आप नाम बता दीजिए, तो आप नाम लिख लीजिए जी। कुछ सब्सटेंस जो कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन एमिट करते हैं, यूरेनियम, अब ये भी यूरेनियम साल्ट ही लिया, यूरेनियम बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद आप थोरियम बोल दीजिए, थोरियम बेस्ट एग्जांपल है हमारी, थोरियम। उसके बाद प्रोटोनियम बोल दीजिए, ठीक है। तो ये भी हमारी उसकी बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव रेडिएशन क्या करते हैं? एमिट करते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमने बेकरवेल का सारा कंसेप्ट को डिस्कस किया और रेडियो एक्टिव का ओरिजिन कैसे हुआ, डिस्कवरी कैसे हुई, वो हमने क्या किया? आपको बता दिया। ब्लैक पेपर के बीच यूरेनियम साल्ट दिया था और यूरेनियम साल्ट को ब्लैक पेपर के बीच रख के ड्रॉर के बीच रखा, ड्रॉर में फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी, ब्लैक रूम के अंदर रखा था। कुछ दिनों के बाद देखा फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्ट हो रही है, इसका मतलब कुछ रेडिएशन है जो कि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकालता है, तो उस फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है। उन्हीं रेडिएशन को रेडियो एक्टिव रेडिएशन कहा और इस सब्सटेंस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा और फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी कहा। अब जो आपके सामने ये बना हुआ है, ये है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की फिगर आपके सामने बनी है। अब रदरफोर्ड ने 1905 की बात है, ठीक है। बेकरवेल 1896 में था, रदरफोर्ड 1905 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उसने हमें एक्सप्लेन किया नेचर और प्रॉपर्टीज रेडियो एक्टिव रेडिएशन की। बस याद रखिए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिस्कवरी नहीं की रेडियो एक्टिविटी की, उन्होंने सिर्फ नेचर एंड प्रॉपर्टीज बताई हमें। किसकी? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडिएशन की। उन्होंने एक्सप्लेन किया नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। उन्होंने नेचर और प्रॉपर्टीज हमें बताई रेडियो एक्टिव रेडिएशंस की। उन्होंने क्या किया जरा देखिए, उनका प्रोसीजर देखिए आप जरा। उन्होंने लिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहां पे, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया और फिर उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेज निकल रही थी, उन रेज को पास करवाया उन्होंने दो अपने इलेक्ट्रोड से, या प्लेट बोल दीजिए। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और वो रेज पास करवा के उन्होंने फेंकी कहां पे? फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फेट की स्क्रीन पे। यहां पे स्लिट का काम है कि रेज सीधा स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूव करें, दैट्स व्हाई स्लिट का यूज किया गया, वरना स्लिट यहां यूज नहीं करते थे। अगर स्लिट यूज की गई तो इसका मतलब वो चाहते थे कि रेज सीधा स्ट्रेट मूव करें। अब देखा कि रेज जा रही हैं, जैसा ही उस प्लेट के पास पहुंची, कुछ रेज ऐसी थी जो कि नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर गई, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कुछ रेज ऐसी थी जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर गई, और उनमें से कुछ रेज ऐसी थी जो कि सीधा बिना किसी डिफ्लेक्शन के मूव करना शुरू कर गई, सीधा स्ट्रेट जा रही थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही हैं, जो रेज नेगेटिव प्लेट की, मैं बताता हूं आपको, ये प्रोसेस याद रखिए, ठीक है। प्रोसेस समझ आ गया। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिया, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लेने से उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो रेज पास करवाई। रेज दो प्लेट्स ऐसी ली जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, उनमें से पास करवाई। कुछ रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करके फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ गई हैं, कुछ रेज पॉजिटिव प्लेट से मूव करके फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ गई हैं, और कुछ रेज स्ट्रेट मूव कर रही हैं। अब ये तो प्रोसीजर था। अब उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया वो देखिए। उन्होंने जैसे ही ये सब कुछ किया, ये कुछ करने के बाद उन्होंने जिंक सल्फेट की स्क्रीन के ऊपर देखा और एग्जामाइन किया, और कौन सी ऑब्जर्वेशन दी वो जरा देखिए। पहली ऑब्जर्वेशन उनकी ये थी, फर्स्ट उन्होंने कहा कि कुछ रेस हैं जो कि डिफ्लेक्शन शो करती हैं और नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। अब जो चीज नेगेटिव प्लेट की तरफ मूवमेंट करेगी या मूव होगी, इसका मतलब उस रेस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? उस रेस के ऊपर हमारा
पॉजिटिव चार्ज होगा। और उन्होंने कहा कि वो सारी रेस जो कि नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करती हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उन्होंने उन रेस का नाम दे दिया अल्फा रेस। कौन सा रेस? अल्फा रेस। क्लियर है? एक ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या की? सेकंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी कि कुछ रेस ऐसी भी हैं जो कि आके पड़ती हैं जिंक सल्फेट की स्किन के ऊपर, लेकिन उनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? लेकिन उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? कि वो रेस पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रही हैं। वो सारी की सारी रेस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो सारी की सारी रेस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उन रेस को उन्होंने नाम दे दिया बीटा रेस का। कौन सा नाम है? बीटा रेस। ठीक है। और फिर फाइनली इन्होंने कहा कि कुछ रेस ऐसी भी हैं जो बिना डिफ्लेक्शन शो किए हुए सीधा स्ट्रेट मूव करती हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होती, ना ही वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती, ना ही अट्रैक्ट हो रही हैं, ना ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसका मतलब उस रेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो उन्होंने कहा उन रेस का नाम है गामा रेस। उन्होंने उन रेस का नाम दे दिया गामा रेस। तो ये थी ऑब्जर्वेशन और ये था हमारा प्रोसीजर। कंप्लीट कंसेप्ट था रदरफोर्ड का। अब इसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया? अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस की प्रॉपर्टीज को बताया। तो आइए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस। थैंक यू। तो आइए देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेस, बीटा रेस एंड गामा रेस। तो प्रॉपर्टीज को मैंने मेंशन किया हुआ है यहां बोर्ड के ऊपर, सब कुछ मैंने यहां पे लिख दिया है। बस मैं आपको A to Z जितने भी पॉइंट हैं इन प्रॉपर्टीज के, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको क्या करूंगा? समझाऊंगा और आप उन पॉइंट्स को मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेस। तो अल्फा रेस की प्रॉपर्टीज को हम करने वाले हैं डिस्कस। सबसे पहले यहां पे मेंशन किया हुआ है चार्ज, कि अल्फा रेस का चार्ज क्या होता है। तो लिखा है मैंने कि अल्फा रेस, जो भी अल्फा रेस होती है हमारी, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती हैं, उन अल्फा रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज रेस होती हैं वो, और उनके ऊपर चार्ज होता है 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कितना? 1 यूनिट नहीं, 1 यूनिट मतलब हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है उस पे हाइड्रोजन के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। आपने पढ़ा है हाइड्रोजन के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिकॉज हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, और हाइड्रोजन में 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बिकॉज हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 2 प्रोटॉन के इक्वल का चार्ज, और 2 प्रोटॉन के इक्वल का चार्ज किसमें होता है? हीलियम में के अंदर होता है। तो इसके मतलब अल्फा रेस तो पॉजिटिव चार्ज है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितने यूनिट है? वो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जो कि कितने एटम के कितने मतलब प्रोटॉन के बराबर है? 2 प्रोटॉन के बराबर, और 2 प्रोटॉन किसमें होते हैं? हीलियम न्यूक्लियस में होते हैं। तो तभी मैंने लिखा विच इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस। क्लियर है? चार्ज अल्फा रेस पॉजिटिव चार्ज रेस होती है, और उनपे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ना कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है। एक रेस में 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है। अच्छा, तो उसका जो चार्ज है वो हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस में भी 2 प्रोटॉन होते हैं, तो अल्फा रेस में भी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। आई बात सेकंड मास की। दे आर हैवियर पार्टिकल एंड कैरीज मास इक्वल टू हीलियम एटम। ठीक है। ये हैवियर पार्टिकल्स हैं, हैवी रेज होती हैं, और इनका जो मास होता है, अगर इनमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 2 ये हीलियम न्यूक्लियस के बराबर है, तो इसका मास जो होगा वो भी हमारे हीलियम एटम के बराबर होगा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि हीलियम का मास 4 यूनिट होता है, और यहां अल्फा रेस जो होती हैं, अल्फा रेस का मास भी हमारा कितने यूनिट के बराबर होगा? 4 यूनिट के बराबर होगा। हैवी पार्टिकल्स हैं, हैवी रेस हैं, और जिनका मास 4 यूनिट के बराबर है। आइए बात थर्ड देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा रेस आर आल्सो कॉल्ड हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा रेस को हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन, 2 पॉजिटिव चार्ज, और अल्फा रेस के ऊपर भी 2 पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई अल्फा रेस को हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया? इसको देखिए, 2 प्रोटॉन, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज नीचे लिखा, और उसका मास ऊपर लिखा, और ये हीलियम के बराबर होता है। दैट्स व्हाई यहां पे हीलियम लिखा। तो अल्फा पार्टिकल को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है।
नोटबुक पे। चलिए, फोर्थ, वेलोसिटी। अल्फा रेज ट्रेवल विद अ वेलोसिटी 1/20th टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, आप खुद जानते हैं कि जो चीज हैवी होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, जो चीज लाइट होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ट्रेवल करने की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अल्फा रेज हैवी होने से उनकी वेलोसिटी 20 गुना कम हो जाती है, किससे? वेलोसिटी ऑफ लाइट से। ठीक है, तो अल्फा रेज की वेलोसिटी 1/20th या 20th टाइम कम है, किससे? वेलोसिटी ऑफ लाइट से। और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, आयोनाइजेशन पावर। अब जो चीज मोटी है, याद रखिए मेरी बात, जो चीज हैवी है, हैवी होने से वो आयोनाइज ज्यादा इजिली कर सकती है। ठीक है, याद रखिए, आगे सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम आने वाली है, बस कुछ डिफरेंट डिफरेंस आएगा, बाकी सब सेम है। ठीक है, जो चीज हैवी है उसकी आयोनाइजेशन पावर ज्यादा है। ठीक है, जो चीज हैवी है उसकी आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होती है। ठीक है, तो अल्फा रेज हैवी है, हैवी होने से इनकी आयोनाइजेशन पावर क्या है? ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद पेनिट्रेशन पावर। अब आप खुद जानिए कि पतली सुई और मोटी वाली सुई, तो पतली सुई ज्यादा अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएगी या मोटी वाली सुई? तो पतली सुई अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएगी ना। अब ये चीज मोटी है, हैवी है, तो हैवी होने से इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो बीइंग हैवियर दे हैव लो पेनिट्रेशन पावर, लेकिन बीइंग हैवियर दे हैव हाई आयोनाइजेशन पावर। ये आप याद रखिए, जो चीज हैवी है उसकी आयोनाइजेशन पावर ज्यादा, लेकिन उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या? कम। इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि फोटोग्राफिक प्लेट रखी गई थी और फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या इमेज बन रही थी। ठीक है, यहां भी वैसा ही है कि ये फोटोग्राफिक प्लेट पे अल्फा रेज की भी इमेज बन रही थी। तो एज फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्टेड बाय अल्फा रेज, अगर फोटोग्राफिक प्लेट अल्फा रेज से अफेक्ट हो रही थी तो इसका मतलब यह है कि अल्फा रेज का कुछ पार्टिकल नेचर था, तभी तो वो अफेक्ट हो रही थी। मतलब कुछ नेचर पार्टिकल का था, ऐसा पार्टिकल नेचर था, तभी तो रेज पड़ी उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर और जाके अफेक्ट हुआ। तो इसका मतलब यहां से यह पता चला कि अल्फा रेज है पार्टिकल नेचर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अल्फा रेज के, प्रॉपर्टीज थी अल्फा रेज की। आइए मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज की तरफ। अच्छा, बीटा रेज का चार्ज नेगेटिव चार्ज रेज होती हैं, जैसे अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज रेज थी, बीटा रेज कौन सी? नेगेटिव चार्ज रेज हैं। और इनके ऊपर, अल्फा रेज के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन इनके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब एक अल्फा रेज 2 बीटा रेज के बराबर हैं, या 2 बीटा रेज एक अल्फा रेज के बराबर होने वाली है। बिकॉज अल्फा रेज एक होगी, उसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन बीटा रेज एक होगी, उसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है। सेकंड बात है मास, उसका है हैवियर पार्टिकल, हैवी मास था, लेकिन इसका मास लेस पार्टिकल होता है या मास लेस रेज होती है, इसका मास ही नहीं होता, या ना के बराबर आप मास बोल सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, दे आर रिप्रेजेंटेड एज, देखिए अब कोई चीज नेगेटिव है तो नेगेटिव को ई से, इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके ऊपर चार्ज क्या है? 1 यूनिट, तो -1 लिखा ना, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। उसके ऊपर चार्ज था 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और उसका मास क्या है? नेग्लिजिबल या 0। तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका था। उसके बाद वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ बीटा रेज इज 99% सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। मैंने कहा कि ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास होता है इसका, तो अगर मास लेस है, मास ही नहीं है, तो आराम से ये ट्रेवल कर सकती हैं तेज स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो इनकी 99% जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। आयोनाइजेशन पावर, बीइंग लाइटर, अब कमजोर हैं, पतली हैं, तो मैंने आपको कहा जो कमजोर हैं, पतली हैं, हैवी नहीं हैं, वो आयोनाइज अच्छे से नहीं कर पाएंगी। तो बीइंग लाइटर देयर आयोनाइजेशन पावर इज लो, बीइंग हैवियर देयर आयोनाइजेशन पावर इज हाई। ठीक है, अब जो चीज पतली है, सुई पतली है तो अच्छे से पेनिट्रेट कर सकती है, तो हाई पेनिट्रेशन पावर होगी इसकी, तो लिखेंगे हाई पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, पेनिट्रेट करने की पावर बड़ी है, ज्यादा है। ठीक है, और इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट सेम पॉइंट। ठीक है,
जैसा अल्फा रेज फोटोग्राफिक प्लेट पे अफेक्ट कर रही थी, बीटा रेज भी फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके अफेक्ट करेंगी, और जो चीज फोटोग्राफिक प्लेट पे अफेक्ट करती है वो ये प्रूफ करती है कि उस चीज का कोई पार्टिकल नेचर है। तो यहां से ये भी प्रूफ हुआ कि बीटा रेज हैव पार्टिकल नेचर। आइए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज को। गामा रेज के ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, गामा रेज आर न्यूट्रल हैविंग नो चार्ज। अल्फा रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बीटा रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, बट गामा रेज हैव नो चार्ज। मास नेग्लिजिबल मास या मास लेस बोल सकते हैं, मास ही नहीं होता या मास लेस बोल दीजिए उसी चीज को आप। रिप्रेजेंटेशन देखिए, गामा है, गामा लिखा हुआ है, अब गामा का कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 लिखा, और कोई भी मास नहीं है तो तब भी 0 लिखा। तो गामा रेज हैव नो चार्ज एंड नो मास। ओके, उसके बाद वेलोसिटी, गामा रेज ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब वो 99% सिमिलर वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती थी, या 100% जैसी वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी वैसे ही ट्रेवल करेंगे, बिकॉज इनका मास टोटली ना के बराबर है, होता ही नहीं। ठीक है, आयोनाइजेशन पावर, अब मास लेस है, मास ही नहीं है, तो आयोनाइजेशन पावर कहां होगी, बिकॉज आयोनाइजेशन पावर तो उस चीज की होती है जो कि क्या हो, हैवी हो, तो दी हैव लो आयोनाइजेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, तो जो चीज पतली है या मास लेस है उस पेनिट्रेट करने की पावर क्या है, ज्यादा है, दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। और लास्ट बात है अफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, तो मैंने आपको बताया कि गामा रेज भी अफेक्ट करती हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे, जैसे अल्फा रेज और बीटा रेज कर रही थी। तो इसका मतलब गामा रेज आल्सो हैव अ पार्टिकल नेचर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज की, और हमारा कंप्लीट कंसेप्ट था रेडियो एक्टिविटी का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हुई है। आपको अगर वीडियो अच्छे से समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी क्वाइज या क्वेश्चंस की लग रहा है कि मन में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपके कंसेप्ट वहां निकालूंगा। थैंक यू।